नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका यूपीएससी आंसर राइटिंग क्लब में। दोस्तों, आज एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक टॉपिक आया था बिजनेस लाइन में, उसी पे ही आधारित हम लोगों ने एक क्वेश्चन फ्रेम किया है और उसका आंसर लिखा है। तो दोस्तों, आज मैंने एक कोशिश ये की है कि यूपीएससी के मेंस में प्रीवियस ईयर में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं उनका हल जो है वो हम लोग एक ही वीडियो में देख लेंगे। हमने कोशिश की है कि जितने भी उसके पक्ष हैं उन सारे एस्पेक्ट्स पे चर्चा की जा सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो में भी थोड़ा लंबा हो सकता है बट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और देखते हैं फ्रेंड्स, क्या थी न्यूज़। बिजनेस लाइन की एक न्यूज़ है कि सम पॉलिसी ऑप्शंस टू रिवाइव एग्रीकल्चर। हमको क्या करना है, इसमें इन्होंने बताया है कि कुछ हमारे पास ऐसे पॉलिसी ऑप्शंस होने चाहिए या इस समय ज़रूरत है जो हमारे एग्रीकल्चर को रिवाइव कर सकती है। उसमें जैसे उन्होंने कुछ स्टेप्स को बताया, जैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया है, फिर प्रोवाइडिंग क्वालिटी इनपुट्स के बारे में बताया है और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स के बारे में बताया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ में इसमें इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ों को बताया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस जो पूरे इनके एडिटोरियल हैं, इस पूरे एडिटोरियल का जो सार है उसको एक क्वेश्चन में फ्रेम करके और हम क्या करते हैं उसका आंसर लिख लेते हैं कि कैसे उसका आंसर लिखा जा सकता है और इस एडिटोरियल का पूरा सार जो है वो हमारे आंसर में आ जाए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, और भी मैंने रिसर्च करके जो भी इनपुट्स इस आंसर में डाले हैं उसको भी डाल के हम अपने आंसर को और ज़्यादा इनरिच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का स्तर गिरता रहा है, परंतु आज भी यह प्रमुख क्षेत्र में शामिल है। कृषि की समस्याओं को बताते हुए उन उपायों की विस्तृत चर्चा करें जो भारतीय कृषि का उद्धारक साबित हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में हमको ये बताना है कि जो एग्रीकल्चर है वो कैसे हमारी आज़ादी के बाद उसका स्तर गिरता रहा है, परंतु आज भी उसको कैसे हम एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर के रूप में वैल्यू देते हैं। दूसरी बात हमको ये बतानी है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी हमारे पास समस्याएं हैं हमको उन बातों को बताना है और साथ ही साथ हमको उन उपायों पर एक विस्तृत चर्चा करनी है जो हमारे एग्रीकल्चर को रिवाइव कर सकती हैं, उनका उद्धारक बन सकती हैं। तो फ्रेंड्स, 3 स्टेप में हमारा आंसर लिखा जाएगा और 250 वर्ड का है तो मे भी थोड़ा लंबा हो सकता है। आप लोग परेशान नहीं होंगे, देखेंगे पूरा आंसर। और आंसर आज का बहुत ही अच्छा है और मैंने बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स भी डाले हैं जो आपके और भी बहुत सारे आंसर्स को मतलब अच्छा कर सकते हैं। उसके लिए एक क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो आपके आंसर्स का। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आंसर में मैंने क्या लिखा है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तथा देश की लगभग आधी आबादी की आजीविका कृषि पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है, जिसे हम लोग जानते हैं कि भारत को हम लोग क्या कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कृषि है और हमारी आधी से ज़्यादा आबादी किस पर निर्भर करती है? कृषि पर निर्भर करती है। फिर मैंने क्या किया है कि आज़ादी के बाद से लेके अब तक एक क्या किया है, कंपैरिजन करा दिया कि 1951 में या 1951 में कृषि का जीडीपी में योगदान जहाँ 54.66% था वहीं पे तथा 72% रोजगार में योगदान था। वहीं 2020-21 में जीडीपी में 19.9% के योगदान के साथ 54% लोगों की आजीविका का साधन बना है। तो क्या किया है मैंने फ्रेंड्स, एक कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पे कर दी है कि हाँ 1951 या जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान कितना था, 54.66 और एम्प्लॉयमेंट में 72%। वहीं आज 2020-21 में जीडीपी में जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो 19.9% एंड जो लाइवलीहुड डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे वो 54% है इंडिया की। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने थोड़ा कंपेयर कर दिया है कि आज़ादी से लेके आज तक कैसा एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट रहा। नेक्स्ट है फ्रेंड, लिखा है कि यद्यपि कृषि की भूमिका अर्थव्यवस्था में गिर रही है, परंतु कोविड जैसे महामारी में जहां अन्य सभी क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि हुई, वहीं कृषि 3.4% की धनात्मक वृद्धि के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के वी शेप रिकवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या किया है, जो उस क्वेश्चन में लिखा था कि आज भी ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि इस पूरे
स्टेटमेंट को इंक्लूड किया कि यद्यपि कृषि की भूमिका अर्थव्यवस्था में गिर रही है, परंतु कोविड जैसे महामारी में जहां देश के अन्य सभी क्षेत्र में निगेटिव या फिर ऋणात्मक वृद्धि हुई। फ्रेंड्स, हमारे इंडस्ट्री के, हमारे इकोनॉमी के जितने भी कोर सेक्टर्स थे उनमें सब में निगेटिव ग्रोथ देखी गई थी और लगभग ओवरऑल 7% निगेटिव ग्रोथ रही है। लेकिन तो एग्रीकल्चर जो था वो क्या था कि उसने 3.4% की धनात्मक वृद्धि अर्जित की थी। और ऐसा हमारा इकोनॉमिक सर्वे भी कहता है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था की रिकवरी हुई है, वी शेप रिकवरी हुई है, उसमें एग्रीकल्चर का सबसे ज़्यादा योगदान था, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान या कोविड के दौरान एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर था जो सबसे सही ढंग से काम कर रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए, और वी शेप रिकवरी क्या होती है फ्रेंड्स, जब अर्थव्यवस्था में अचानक से कोई गिरावट आ जाए और फिर वो धीरे धीरे उठती चली जाती है तो उसे वी शेप रिकवरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप लोग इसको नेट पर सर्च करके देख लीजिएगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं एक इसका छोटा सा वीडियो बना दूंगा। और फिर आगे देखते हैं कि हालांकि आज कृषि क्षेत्र कई समस्याओं का सामना कर रहा है। फिर मैंने क्या किया है कि कृषि क्षेत्र की समस्याओं को बताया है कि कौन कौन सी समस्याएं हैं उसमें। तो फिर मैंने क्या किया, डायग्राम या फ्लो चार्ट के थ्रू बता दिया है कि कृषि क्षेत्र की समस्या क्या क्या है। जैसे पहले उसमें मैंने बताया कि खंडित भूमि जोत। फ्रेंड्स, क्या है कि हमारे जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है हमारे जो फार्मर्स की, वो बहुत छोटी छोटी है। जो औसत लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है वो 1.08 हेक्टेयर है, जो लगभग 83% किसान इसी दायरे में आते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या है कि जब हमारा भूमि जोत जो आकार होता है वो छोटा होता है, तो हम जो अपने इनपुट्स हैं, जैसे हम खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर्स हो गए या पंपिंग सेट हो गए, इनको वहन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा इतना प्रॉफिट ही नहीं हो पाता कि हम ऐसे साधनों को खरीद सकें। ठीक है दोस्तों, तो पहला ये हो गया। दूसरा है खेती की अधिक लागत, जैसे उर्वरक हो गया, महंगे उर्वरक हो गए, कीटनाशक महंगा हो गया, खरपतवार नाशक। इन सब में क्या होता है कि हम दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। तो फ्रेंड्स, क्या हो रहा कि जो लागत आ रही है, इनपुट कॉस्ट आ रही है, वो खेती की बढ़ती जा रही है और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम है। ठीक है दोस्तों, दूसरा है कम संस्थागत ऋण। देखिए दोस्तों, आज भी क्या है कि जो ऋण हमको मिल रहा है, जैसे केसीसी के माध्यम से मान लीजिए हमको ऋण मिल रहा है, तो केसीसी केवल वही लोग पा सकते हैं या उन्हीं किसानों को मिल पाता है जो ज़्यादा जागरूक हैं, जिनके पास बैंक से संबंधित या फिर क्या कहते हैं एग्रीकल्चर से संबंधित या कृषि से संबंधित ज़्यादा जागरूकता है, वही लोग हासिल कर पाते हैं। ज़्यादातर किसान केसीसी का या फिर जितने भी एग्रीकल्चरल क्रेडिट्स होते हैं उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। नेक्स्ट फ्रेंड, मैंने लिखा है बढ़ता किसान कर्ज। दोस्तों, किसान कर्ज का मतलब यह है कि आप देखिए ज़्यादातर किसान क्या करते हैं, वो अपने आसपास के क्षेत्रों में जो भी साहूकार होते हैं या जो भी बड़े लोग होते हैं, धनाढ़ लोग होते हैं, उन्हीं से जाके वो कर्जा ले लेते हैं कि हाँ भैया मैं खेती करूँगा और जो भी हमारे प्रोडक्ट्स होंगे उनको बेच के उसके बाद में मैं आपका कर्जा दे दूंगा। लेकिन तो होता क्या है कि कभी कभी हमारा मानसून साथ नहीं देता है, सूखा पड़ जाता है, किसी प्रकार की अन्य समस्याएं आ जाती हैं, जिस वजह से जो किसान होता है वो कर्ज भरने में असफल हो जाता है और उसको एक प्रकार से समस्या का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, बाजार संपर्क में कमी। क्योंकि दोस्तों क्या है कि अपना जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा कमज़ोर है, मतलब अच्छी सड़कें नहीं है, परिवहन की व्यवस्था नहीं है, बाजार की कमी है। इसीलिए क्या है कि जो हमारा बाजार संपर्क में कमी है, तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि हम मार्केट तक पहुंच नहीं पाते हैं या हमारे पास मार्केट की अवेलेबिलिटी ही नहीं हो पाती जब हमारे प्रोडक्ट उपलब्ध हो जाते हैं या पैदा हो जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, जलवायु परिवर्तन। अभी फ्रेंड्स कल या परसों की वीडियो में मैंने बताया था कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ही भारत ने क्या किया है, जो चावल पे के एक्सपोर्ट पे कर किया है या उसको प्रतिबंधित किया है, तो उसका एक कारण उसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि जलवायु परिवर्तन। क्योंकि जलवायु परिवर्तन में क्या हुआ इस बार कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो थोड़ा देरी से आया है, और अगर देरी से आया तो हमारा क्या होगा, चावल के उत्पादन उससे प्रभावित होंगे, लगभग 10 मिलियन टन प्रभावित होगा। तो इसी तरीके से क्या है कि दिन ब दिन जलवायु परिवर्तन के कारण जो हमारी पैदावार है वो भी घटती जा रही है। हीट वेव्स की वजह से हमारे गेहूं के उत्पादन भी प्रभावित हुए थे। तो इस तरह से जलवायु परिवर्तन भी कृषि की एक समस्या है और ये बड़ी समस्या है फ्रेंड्स। और विभिन्न एजेंटों द्वारा किसानों का शोषण,
जैसे फ्रेंड्स विभिन्न एजेंटों का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई साहूकार हैं या मार्केट्स के जो बड़े बड़े डीलर होते हैं, ये क्या करते हैं कम पैसे में, जैसे मान लीजिए किसान का प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया तो वो क्या करेंगे कम पैसे में खरीदेंगे और ज़्यादा में उसको बेचेंगे। साहूकार क्या करेगा, उसको पैसे देगा, वो ज़्यादा ब्याज दर पर उससे वापस लेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे एजेंट्स होते हैं जो किसानों का विभिन्न प्रकार से शोषण करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, आधारभूत अवसंरचना में कमी। जैसे दोस्तों क्या है कि जैसे मान लीजिए बिजली, पानी और सड़क, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था अगर कृषि में नहीं हो पाती है तो क्या होता है कि जो हमारे कृषि की उत्पादकता है वो प्रभावित होती है। जैसे अगर बिजली नहीं है तो वो पानी नहीं दे पाएंगे, अपना मोटर नहीं चला पाएंगे, या फिर पानी की उपलब्धता अगर कम है, मान लीजिए ग्राउंड वाटर रिसोर्स हमारा ख़त्म हो गया तो क्या करेंगे, हमारे पास पानी ही नहीं होगा तो हम कैसे अपने खेतों को पानी देंगे। अगर सड़क नहीं होगी तो हम कैसे अपने प्रोडक्ट्स को जो हमने उगाया है उसको हम मार्केट तक लेके जाएंगे। तो ये सारी फ्रेंड्स कुछ समस्याएं हैं जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के सामने हैं। फिर मैंने क्या किया फ्रेंड्स, अब इसके आगे मैंने वे फॉरवर्ड कुछ बताने की कोशिश की कि उपरोक्त समस्याओं के होते हुए भी हम कुछ उपायों को अपना सकते हैं जो कृषि के विकास में सहयोग दे सकते हैं। जैसे पहला मैंने क्या लिखा है कि ग्रामीण आधारभूत संरचना की मजबूती, जैसे बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, इन सब चीज़ों को क्या करें हम मजबूत करें। साथ ही साथ मैंने दो मॉडल्स का भी प्रयोग किया है। एक चाइना का मॉडल है, जो चीन का मॉडल ग्रामीण टाउनशिप, और दूसरा ग्रामीण उद्यम। ग्रामीण टाउनशिप का फ्रेंड्स मतलब यह है कि जैसे जैसे छोटे छोटे गांव हैं उनको एक टाउन में डेवलप कर दिया जाए कि लोग अपने ज़्यादातर ज़रूरतों का सामान उसी गांव की टाउन से ही ले लें और गांव के ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो उसी में उनकी सेलिंग भी हो जाए, उनकी बिक्री भी हो जाए। और ग्रामीण उद्यम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जैसे फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो गांव में बृहद स्तर पर लगानी चाहिए ताकि जो लोग हैं वो अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा प्रोसेस करके और बाहर की मार्केट में अच्छे दाम में बेच सकते हैं। दूसरा फ्रेंड्स मैंने पूरा का उदाहरण लिया है, PURA। तो ये सर APJ अब्दुल कलाम का जो एक मॉडल था उनका मैंने मॉडल ले लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट कौन सा लिया मैंने। नेक्स्ट है संस्थागत ऋण। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें क्या किया, दो चीज़ मैंने क्या बता दी कि KCC जो है उसके लिए जागरूकता और उसके प्रयोग पे हमको बढ़ावा देना चाहिए। और दूसरा मैंने क्या किया कि साहूकारी को बता दिया कि साहूकारी कम होनी चाहिए, या साहूकारी से जो भी ऋण मिलता है उसको किसी न किसी तरीके से हमें प्रतिबंधित करना चाहिए। नेक्स्ट मैंने फ्रेंड्स लिखा है गुणवत्तापूर्ण आगत। इसका मतलब यह है कि क्या है फ्रेंड्स कि जो हमारे इनपुट्स हैं वो क्वालिटेटिव हों, या फिर क्वालिटेटिव इनपुट्स का हम यूज़ करें। जैसे हमारे जो सीड हैं, हमारे जो बीज हैं वो क्वालिटेटिव होनी चाहिए, हमारे जो उर्वरक हैं वो क्वालिटेटिव होनी चाहिए, हमारे कीटनाशक जो हैं वो भी क्वालिटेटिव होने चाहिए। चूँकि फ्रेंड्स क्या है कि हमारे ज़्यादातर जो किसान हैं वो मार्जिनल टाइप के हैं, लगभग 86% जो हैं हमारे किसान वो मार्जिनल टाइप के हैं। तो इन तक ऐसे जो क्वालिटेटिव इनपुट्स हैं वो पहुंच नहीं पाते हैं। तो इसके लिए क्या मैंने एक एग्जांपल लिया है कि जो एग्री स्टार्टअप है ये इसमें अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। जैसे उसके लिए मैंने कुछ उदाहरण भी दिए हैं कि जैसे एग्रो स्टार हो गया, एग्रोफोन हो गया और भारत एग्री हो गई। ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्वालिटी इनपुट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो फ्रेंड्स क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वालिटी इनपुट्स हैं उसका हमें प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हम कर सकें। नेक्स्ट फ्रेंड मैंने लिखा है कि सामूहिक और सहकारी कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। सामूहिक और सहकारी कृषि का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि बहुत सारे जो किसान हैं वो मिलकर किसी एक बड़े लैंड फार्म पे कृषि करें और उससे ज़्यादा उत्पादन पा सकें। तो इसके लिए FPO हो सकता है, जिसका एक मैंने उदाहरण भी दिया है कि एक सह्याद्री फार्म है नासिक में जिसमें 10,000 किसान लगभग शामिल हैं और इनका जो पर ईयर का जो टर्नओवर होता है कारोबार का वो लगभग 300 करोड़ का है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि सामूहिक और सहकारी कृषि को बढ़ावा देके हम कैसे अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स अनुसंधान और विस्तार, तो इसमें क्या है कि हमें एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन करना चाहिए। उनके प्रयोग को हम किसानों तक लेके जाना चाहिए, सिखाना चाहिए कि कैसे हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके
अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा उगा सकते हैं। साथ ही साथ हमको रिसर्च और डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए ताकि हम ऐसे सीड और ऐसे फर्टिलाइज़र को बना सकें या फिर उनको क्रिएट कर सकें ताकि कम से कम फर्टिलाइज़र यूज करके हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हों। और फ्रेंड्स, इकोनॉमिक सर्वे 2021 और 22 में एक उसकी रिपोर्ट में एक ये भी बात कही गई है कि एग्रीकल्चर के अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हम 1% खर्च करते हैं तो उसका जो रिटर्न आता है वो 11% का आता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस तरह से देखें तो और कोई भी इंडस्ट्री नहीं है इस तरह से जिस पे हम 1% इन्वेस्टमेंट करें और 11% का हमें प्रॉफिट मिले। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हैं तो हमका जो उसका रिटर्न मिलेगा हमको वो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है कि मार्केटिंग लिंकेजेस। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि किसान जो है वो अपने फसलों को उगाता है और बहुत सारा उत्पादन करता है, लेकिन तो सबसे बड़ी जो समस्या आती है उसके सामने वो होती है मार्केट की, कि वो बेचे कहाँ। तो इसके लिए भारत सरकार ने कुछ पहल की है, जैसे ई-नैम की, एगमार्क नेट की और ई कृषि की। ये कुछ मैंने इंस्टीट्यूशन या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम लिखा है फ्रेंड्स, आप इसको सर्च करके देख लीजिएगा कि ये कैसे कैसे काम करते हैं। लेकिन कुल मिला के ये है कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो फार्मर्स को ये सुविधा प्रोवाइड कराते हैं कि कैसे वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेच सकते हैं और आसानी से बेच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे है कि फिर मैंने कंक्लूजन लिख दिया है कि अतः हरित क्रांति 2.0 को बढ़ाकर तथा कृषि के विविधीकरण, एकीकृत कृषि और डेयरी क्षेत्र को मजबूत कर निश्चित ही भारतीय कृषि को अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से क्या किया है कि मैंने कि पूरे आंसर को लिखने के बाद में मैंने ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 है इसको, और जो एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन है या इंटीग्रेटेड एग्रो फार्मिंग है, ये इसके बारे में हम लोगों ने क्या किया है बता दिया। अब दोस्तों, मैंने क्या किया है कि लगभग एग्रीकल्चर का देखिए, अगर देखा जाए तो मैंने क्या किया है कि एग्रीकल्चर का एक अच्छा सा इंट्रो लिख दिया है। इंट्रो के बाद में उसमें मैंने क्या बता दिया है कि उसकी समस्याओं को बता दिया है, और उसके बाद में मैंने क्या किया है कि उसका निदान भी बता दिया है और एक कंक्लूजन भी लिख दिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों का पूरा जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही साथ अभी क्या करेंगे फ्रेंड्स कि हम देखते हैं कि कुछ कौन कौन से ऐसे और पॉइंट्स हैं जिसको हम लिख सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में डेयरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस भी हम जान लें कि डेयरी सेक्टर्स का, अगर हम ये फ्रेंड्स थोड़ा एडिशनल पॉइंट है, मैं केवल आपको बता रहा हूँ, आप लोग इसको सुन के कहीं पे भी प्रयोग कर सकते हैं। आप जैसे वुमेन एम्पावरमेंट लिख रहे हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट में क्या कीजिए कि आप डेयरी सेक्टर को डाल सकते हैं। आप एग्रीकल्चर को लिख रहे हैं तो आप एग्रीकल्चर में डेयरी सेक्टर को डाल सकते हैं। आप इकोनॉमिक रिवाइव के बारे में लिख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाया जाए, तब भी आप डेयरी सेक्टर को डाल सकते हैं, क्योंकि ये एक हमारा सफल प्रतिमान है। तो आप डेयरी सेक्टर का प्रयोग कई जगह कर सकते हैं। तो इसको मैंने इस तरह से पॉइंट करके लिख दिया है कि डेयरी क्षेत्र जो है वो कृषि जीडीपी का सबसे बड़ा भागीदार है, और जो कृषि की जितनी भी वस्तुएं होती हैं उसमें दूध जो है वो सबसे महंगी कृषि वस्तु है। साथ ही जो श्वेत क्रांति रही है वो सफल रही है, और भारत को उसने पूरे विश्व का नंबर 1 का दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में पूरे विश्व में नंबर 1 पर लाकर खड़ा कर दिया है। और डेयरी क्षेत्र में किसी प्रकार की अनिश्चितता नहीं है, जैसे बाढ़ की या सूखा की या मानसून की, ऐसी कोई अनिश्चितता नहीं है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, डेयरी सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करा के और एग्रीकल्चर के साथ में डेयरी सेक्टर को रखें। तो इससे हमें क्या होगा कि एग्रीकल्चर में मान लीजिए कभी हमको लॉस होता है तो हम क्या करेंगे, डेयरी सेक्टर से उसकी भरपाई कर लेंगे। साथ ही रोजगार में, जैसे ये रोजगार 70 मिलियन रोजगार लगभग डेयरी सेक्टर देता है। महिलाओं के सशक्तिकरण में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अगर कोई निभाता है तो डेयरी सेक्टर। क्यों? क्योंकि 69% जो डेयरी सेक्टर के 69% क्षेत्र में केवल महिलाएं ही काम करती हैं। मतलब जितना भी टोटल वर्क फोर्स है डेयरी सेक्टर का, उसमें 69% जो वर्क फोर्स है वो वुमेन्स का ही है। तो इस तरह से देख सकते हैं फ्रेंड्स। और ये भी देखा जा सकता है कि चूंकि 69% वुमेन्स हैं, इसीलिए हमारा डेयरी सेक्टर डेवलप है इतना ज़्यादा। तो इसको हम लोग कई तरह से यूज कर सकते हैं। वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, और इसके लिए भी यूज कर सकते हैं कि अगर महिलाओं का किसी क्षेत्र में योगदान है तो उसकी सफलता को हम कैसे देख सकते हैं। तो एक फ्रेंड्स ये भी हो सकता है। और फिर मैंने लिखा है कि नो एमएसपी
और ग्रोथ रेट इसकी 4 से 6%। मतलब फ्रेंड्स देखिए, हमारे जो और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उन पर हम MSP भी देते हैं, उसके बाद में भी उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं रहती। लेकिन तो हमारे जो डेयरी सेक्टर का जो प्रोडक्ट है उसमें कोई भी MSP नहीं होती है, फिर 4 से 6% की ग्रोथ वो हमेशा गेन करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि डेयरी सेक्टर के बारे में देखा। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने 2-3 पॉइंट लिख दिए हैं, जैसे इजराइल की पद्धति को अपनाना चाहिए ताकि हम जल संरक्षण को बढ़ावा दे सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन को हम अपने कृषि क्षेत्र में इसका इंटरवेंशन कर सकते हैं। सॉइल टेस्टिंग करके हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने सॉइल के बारे में जान के कि उसका स्वास्थ्य कैसा है और उसी हिसाब से हम अपने कृषि को बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं हरित क्रांति 2.0 के, ये आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि आपको अपनी मोबाइल लैंडस्केप में या स्टेट करनी पड़े। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने लिखा है जैसे जो हरित क्रांति 2.0 है उसका उद्देश्य क्या क्या है। तो सहकारी कृषि या FPO को बढ़ावा देना, जल संरक्षण को बढ़ावा देना, कृषि आपदा प्रबंधन, इसके लिए बीमा जो है, बीमा द्वारा हम कृषि आपदा प्रबंधन को बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स जलवायु लचीली कृषि प्रौद्योगिकी को अपनाया जा सकता है। मतलब हम ऐसी एग्रो टेक्नोलॉजी को अपनाएं जो हमारे क्लाइमेट के फेवरेबल हो या क्लाइमेट फ्रेंडली हो। ठीक है दोस्तों। और औपचारिक ऋण की ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था की जाए, और औपचारिक ऋण कुछ इस तरह से किया जाए कि फार्मर्स को बैंक तक न जाना पड़े, बाकी बैंक को फार्मर तक आना पड़े। ठीक है दोस्तों। इसके लिए हम लोग एक चीज़, ये पंचायत बैंक है, इसकी भी कल्पना कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, एग्रो फॉरेस्ट्री हो गई, और प्रिसीजन फार्मिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स सटीक खेती। इसका मतलब ये होता है कि जिस फसल या जिस खेती की जैसी आवश्यकता हो उसको वैसा ही प्रोवाइड कराना। जैसे मान लीजिए कोई हम कृषि ऐसी कर रहे हैं जिसमें हमको पानी की कम आवश्यकता, तो वहाँ पे हम पानी की आवश्यकता ज़्यादा ना दें, या फिर खाद की जैसी आवश्यकता है उसी प्रकार से हम उसको खाद प्रोवाइड कराएं या फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कराएं। तो फ्रेंड्स ये क्या किया है कि मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स लिख दिए हैं जो आप एग्रीकल्चर के किसी भी क्वेश्चन को डील करते वक्त आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा रहा आज का टॉपिक? आई होप आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा था। और दोस्तों आप लोग अगर दिन प्रतिदिन हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप और लोगों को भी बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को अन्य जो भी तैयारी करने वाले हैं उन तक पहुँचाने की कोशिश करें। और मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को बनाऊँ और उनके आंसर की फॉर्मेटिंग अच्छे से करूँ। और जितने भी उस एडिटोरियल या भी जो भी टॉपिक होगा उसके जितने भी पक्ष हो सकते हैं, जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, मैं सब कुछ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, और आपके कमेंट्स आते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है सर फ्रेंड्स, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि पूरे के पूरे साल इस तरह से अपना जो कार्यक्रम है वो चलता रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद। और कल किसी नए क्वेश्चन के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे, और आप भी पूरी जोर शोर के साथ आंसर राइटिंग करते रहिए फ्रेंड्स। आज जो भी लोग UPSC मेंस इस समय दे रहे हैं वो लोग वही लोग सफल होंगे जो पूरे साल उन्होंने आंसर राइटिंग की होगी। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं क्या बता रहा हूँ आपसे कि अगर आने वाले साल में अगर आप अपेयर होना चाहते हैं मेंस में, और मेंस में आप अच्छा करना चाहते हैं, तो आंसर राइटिंग फ्रेंड्स डेली करिए और ज़बरदस्त तरीके से करिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।